बहुत प्यार व्यार की बातें हुई हैं, ठीक है। तो मैं भी पीछे बैठ के डिसाइड कर रहा था मैं क्या सुनाऊंगा। तो मैं बहुत ज़्यादा वायरल पोइट हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था मैं। मेरे 600 व्यूज़ हैं मेरी वीडियो पे। तो मैं इतना वायरल हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा वायरल था। तो मतलब उसके बाद मैंने कम्यून का इंडिया स्टोरी टेलर के फाइनल में खेला, मैं मतलब बढ़िया खेल गया। तो खैर आज उसकी बात नहीं करेंगे। मैं करूँगा कि माहौल बनाने प्यार का, तो बहुत सीधे सीधे बोल देते हैं लोग, प्यार हो गया, प्यार खत्म। नहीं, मुनीर नियाजी साहब ने बहुत बढ़िया बात बोली है कि ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तो जो ये वायरल वाली पोइट्री यही सुना देते हैं, क्योंकि आज वैसे प्यार व्यार पे बात हो रही है। मुझे लग भी रहा है मेरी मॉब लिंचिंग हो जाएगी अगर मैंने कुछ रेसिस्टेंट पोइट्री पढ़ दी यहाँ पे। बहुत भीड़ है। खैर तो देखो ब्रेकअप हुआ है सबका, वो मैंने सुन लिया है। 3-4 परफॉर्मेंस अभी हो के चुकी हैं, सबका ब्रेकअप हो रखा है यहाँ पे। सब दिल टूटे आशिक है। तो मैं अपना भी दिल टूटा आशिक निकाल देता हूँ, सुनाता हूँ कि इंतज़ार इस बार भी, दर्द इस बार भी, ना वो आते आते तो हर बार ही क्यों जाते। अश्क हैं आंखों में, लोग ऐसे रिश्ते बनाते ही क्यों हैं जो निभाने नहीं आते। कैन वी गो फॉर डेट, ये वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए मैंने महीनों तक इंतजार किया था। महीनों पहले मैं अकाउंट्स के साथ साथ फिजिक्स की कोचिंग भी जाने लग गया था, लेकिन मैं वहाँ पढ़ने नहीं जाता था, बल्कि एक एक्सेस पे आती हुई लड़की को निहारने जाया करता था। वो लड़की रोज वहाँ आती थी, अपनी गाड़ी पार्क करती थी और कोचिंग की तरफ जाया करती थी। मैं उसे ऐसा करते हुए 5 मिनटों तक देखा करता था। ये 5 मिनट मेरे ज़िंदगी के सबसे हंसी 5 मिनट हुआ करते थे। मेरी बहन जिसका बर्थडे बहुत ज़्यादा नज़दीक था, वो होती बहन बहुत कमीनी, मतलब मैं बहुत वल्गर हो जाऊंगा, आई एम सॉरी, बट बहन बहुत कमीना प्रोडक्ट है। मेरी बहन मेरा बड़ा कमीना प्रोडक्ट है मेरे पिताजी का, क्योंकि उसको जब भी मेरे बारे में पता चल जाता है वो उंगली कर देती है। तो मतलब मेरी बहन को पता चल गया कि ऐसा मैं लाइक वो उसके पास साइंस थी। तो मेरी बहन को जब पता चला कि मेरा उसी की क्लास की एक लड़की से क्रश है, तो उसने अपनी बर्थडे में मुझे, मेरे क्रश को और खुद को इनवाइट किया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बहुत डरा सहमा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा डर कुछ ही देर का मेहमान है। क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटरेक्ट हो रही थी। एंड मैंने सोचा कि मैं उसको सब कुछ बता दूं कि किस तरीके से मैं तुम्हारे लिए पोइट्रीज लिखता हूँ, किस तरीके से मैं अपनी दिल की बातें तुम्हें बताना चाहता हूँ। लेकिन उस दिन मैं बस उसे सुनना चाहता था, उसके ख्वाबों को उसके साथ जीना चाहता था। उसने मुझे बताया कि किस तरीके से उसे चॉकलेट्स चुरा के खाना पसंद है। उसने मुझे बताया कि किस तरीके से वो सोलो ट्रैवलिंग किया करती है। उसने मुझे बताया कि किस तरीके से प्रतीक कुहाड़ उसका फेवरेट सिंगर है। और लास्ट में उसने मुझे ये भी बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। उस टाइम मैं बहुत खुश था, लेकिन बहुत ज़्यादा मायूस भी था। लेकिन होता है ना कि आप फ्रेंड जोन हो चुके हो तो आप शांत हो जाते हो, अपने दिल को तसल्ली देके। लेकिन उसके बाद एक चेंज जो मेरी लाइफ में आया कि अब मेरी जो मुलाकातें थी वो 5 मिनटों की नहीं हुआ करती थी। वो आती थी, गाड़ी पार्क करती थी, लेकिन मुझसे मिले बिना नहीं जाया करती थी। हम पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करते थे, हम प्रतीक कुहाड़ पे बात करते थे, हम बहुत सारे ऐसे प्यार भरे टॉपिक्स पे बात करते थे। और उसका हर बार जो रिप्लाई आता था वो ये था, डूड यू वर जस्ट ऑसम। लेकिन अब देखो, ये अभी तक जो था वो स्टैंड अप था, अब कहानी शुरू हो गई, सुनना। एक डेट है, वैसे अब तो काफ़ी सारी डेट्स हो गई हैं, बट वो एक डेट है जिसे मैं नहीं भूलता। इट्स 4th October। याद रखना, अगली बार केबीसी के एग्जाम उसमें आएगा कि दिल कौन सी तारीख को टूटा था, केबीसी 4th October। तो एक डेट है 4th October। मेरे कॉलेज में एक बैंड था, तो मैं उस बैंड का ड्रमर था। नेक्स्ट डे हमारा बी वर्ल्ड था। पीटर्स वाले हैं यहाँ पे कोई? हाँ, हमारा बी वर्ल्ड था। एंड नहीं, मैं स्टैंड अप थोड़ी ना हूँ भाई, मैं कौन सा तुम्हारी बजा दूंगा। तो बी वर्ल्ड था, तो हम लोगों को कल ऐसे नेक्स्ट डे बी वर्ल्ड जाना था। तो उस दिन जब मैं पहुंचा तो थोड़ा लेट हो चुका था, कोचिंग की छुट्टी हो चुकी थी और कुछ पार्किंग खाली हो रही थी। तो उस रोज़ उसने मुझे रुकने को कहा, और जब पूरी पार्किंग खाली हो गई तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, उत्कर्ष, आई जस्ट वांट टू आस्क यू समथिंग। यस। एंड देन शी सेड, कैन वी गो फॉर डेट। उस टाइम मतलब ऐसे मतलब उस टाइम मैं बहुत स्टन था, मतलब मेरी ऐसे हाथ पैर थोड़े से कांप से गए थे। मैंने ये क्या हो गया। बट नेक्स्ट डे वो इवेंट हम लोग जीते, बैंड का कंपटीशन। जब मैं लौट के आया,
सो आई जस्ट कॉल्ड हर. मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं कंपटीशन जीता हूँ. आई हैव अ ट्रॉफी एंड आई कॉल हर एंड सेड कि लेट्स मीट समवेयर. एंड देन आई सेड कि वेयर. तो मैंने बोला 7:30 at CCD. जब मैं पहुंचा तो वो वहाँ पहले से ही मौजूद थी. एंड अब मुझे लग रहा था कि मैं उसको सब कुछ बता दूंगा, अपने दिल की बात सारी बता दूंगा. सो व्हेन आई रीच देयर, वो वहाँ पर पहले से मौजूद थी. मैंने समय देखकर उससे पूछा, हे आई जस्ट वांट टू आस्क यू समथिंग. या आई लव यू. उसका भी रिप्लाई आया, उत्कर्ष आई लव यू टू, बट एज अ फ्रेंड. उस दिन के बाद से हम कभी नहीं मिले. सहर इन द हाउस. हाय सहर. हाय बख्तियार सर. अच्छा हुआ इनके पहले परफॉर्मेंस हो गई, वरना बख्तियार सर मुझे जज ही कर रहे होते. लौंडा कितना सिखा लो इसको, फिर भी ऐसे ही बोलता है. प्रणाम सर. सो मतलब उस दिन के बाद से वो और मैं कभी नहीं मिले. लेकिन उस दिन के बाद से मैंने उसे, हमारी कॉल्स पे बात होना बंद हो गई थी. उसने वो फिजिक्स की कोचिंग भी छोड़ दी थी. लेकिन मैंने उसे टेक्स्ट करना नहीं भूला. आई टेक्स्ट. अभी भी मैं उसे टेक्स्ट करता हूँ, ये पूछता हूँ कि प्लीज़ मुझे इस बात का मतलब बता दो, दैट यू लव्ड मी बट एज अ फ्रेंड. सो दिस इज़ अ स्मॉल स्टोरी. अगर समय हो आप मुझे 2 मिर्ची खिला देना, मैं पोइट्री और सुनाऊंगा प्लीज़. अगर ये लोग बोल देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा. अगर ये लोग बोलेंगे तो मैं एक नज्म सुना दूंगा बढ़िया सी. जनता अच्छा मेरे पास 3 मिनट है. अरे भाई साहब. जी जी. अरे यार भैया आप बहुत अच्छे आदमी हो यार. आप अगर यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस का किसी को अवार्ड देना है तो इस व्यक्ति को देना यार प्लीज. ये जीत चुका है मेरी नजरों में. तालियां एक बार भाई के लिए. देखिए ये तो ये जॉनर था, मतलब ये जॉनर मेरा नहीं था. ये मैंने थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए सुना दिया था. एक नज्म सुनाता हूँ. फैज़ अहमद फैज़ का नाम किस किसने सुना है यहाँ पे? मैं उनकी एक बहुत अच्छी पोइट्री है. मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का. बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं फैज़ साहब मुझे. तो मैंने एक नज़्म लिखी थी, मत रोक मेरे यार मुझे जाने दे. थोड़ा सा सिनॉप्सिस बता देता हूँ पोइट्री के पीछे का कि यू डोंट वांट टू लीव समवन, बट कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं कि जब आपको किसी व्यक्ति को छोड़ना पड़ता है. उस वक्त की ये पोइट्री है कि मत रोक मेरे यार मुझे जाने दे, मत रोक मेरे यार मुझे जाने दे, अश्क आएंगे सही मगर आने दे, मत रोक मेरे यार मुझे जाने दे. तू था मेरे जिस्म में रूह रही जब तक, तू था मेरे जिस्म में रूह रही जब तक, तू था तो था मेरे अंदर जुनून जब तक. अब और खामोश रास्ते नज़र आ रहे हैं, अब और बहते दरिया नज़र आ रहे हैं. तू ना होगी तो मैं मर जाऊंगा बेशक, अब अगर मरना है तो मर जाने दे, मत रोक मेरे यार मुझे जाने दे. बदलाव हो इंतज़ार करना होगा, तेरे काबिल होने के लिए मुझे जलना होगा. मिलेंगे उस रोज़ वहाँ जहाँ वफ़ाएं होंगी, तू तेरा इश्क तेरी सदाएं होंगी. तू जो अगर थाम ले अभी तो वुज़ू हो जाए. जो प्रेयर करते, जो नमाज़ पढ़ने का जो प्रोसीजर होता है उसमें वुज़ू किया जाता है. तो इस पोइट्री में मैंने उसको एज अ पार्ट माना है प्रेयर का, कि तू जो अगर थाम ले अभी तो वुज़ू हो जाए, मैंने फ़कत ना चाहा था ये इश्क जुदा हो जाए. तू जो अगर थाम ले अभी तो वुज़ू हो जाए, मैंने फ़कत ना चाहा था ये इश्क जुदा हो जाए. कोई और रास्ता नज़र आए तो बता मुझे, मैं फिर से लौट आऊँ, ऐसी कोई वजह बता मुझे. अब नहीं रुकते अश्क ने बह जाने दे, मत रोक मेरे यार मुझे जाने दे. बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया है एडन ओशन का मुझे स्टेज देने के लिए. बहुत शुक्रिया.